नमस्कार। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के पाठ संख्या 6 जो कि गद्य खंड में दिया गया है और पाठ का नाम है मेरी वियतनाम यात्रा। यह एक यात्रा संस्मरण है, इसे यात्रा वृतांत भी कह सकते हैं और यह यात्रा वृतांत भोला पासवान शास्त्री ने लिखा है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम यात्रा वृतांत पढ़ेंगे, किंतु यात्रा वृतांत पढ़ने के पहले हम भोला पासवान शास्त्री जी हैं कौन और वे किस यात्रा पे गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, इन सभी कुछ जिज्ञासाओं के साथ पहले उनके परिचय को जानते हैं, तत्पश्चात हम इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है भोला पासवान शास्त्री जी की। इनका जन्म सन 1914 में हुआ। इनके निधन 10 सितंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान की यदि बात की जाए तो इनका जन्म स्थान है बैरगाछी, जिला पूर्णिया, बिहार। इनके पिताजी का नाम धूसर पासवान था। इनकी शिक्षा बिहार विद्यापीठ पटना एवं काशी विद्यापीठ वाराणसी से हुई। काशी विद्यापीठ वाराणसी से इन्होंने 1940 ईस्वी में स्नातक की शिक्षा ली थी। यदि हम इनके कार्यवृत्त की बात करें तो छात्र जीवन से स्वाधीनता आंदोलन और राजनीति में ये सक्रिय हुए। 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भागीदारी अपनी सुनिश्चित की थी। 21 माह का इन्होंने कठोर कारावास भी व्यतीत किया। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1952 के आम चुनाव में धमदाहा कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1957, 62 और 67 के चुनावों में विधायक बने। मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। आगे और जानते हैं इनके जीवन परिचय के विषय में। 1972 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और फरवरी 73 में केंद्रीय मंत्री भी बने। अप्रैल 1976 में पुनः राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1982 तक संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया था जो कि पूर्णिया से प्रकाशित होता था और नाम था राष्ट्र संदेश। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका यानी जो सप्ताह में एक बार निकलती है। पटना के हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता के दैनिक पत्र लोकमान्य के संपादक मंडल में भी सदस्य के रूप में रहे। इनके कृति की अगर चर्चा की जाए तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति हुई वियतनाम की यात्रा, जो कि वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अन्य लेख टिप्पणियाँ भी हैं, किंतु वो अब तक अप्रकाशित हैं। बच्चों, हमने भोला पासवान शास्त्री जी के जीवन परिचय को जाना। यह भी जाना कि ये राजनीति जीवन से काफ़ी जुड़े हुए थे, लेकिन राजनीति में कोई यूं ही नहीं आता और 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना भी सहज नहीं है। निश्चित तौर पे इनका व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा होगा। तो इनका व्यक्तित्व कैसा था, आइए एक व्यक्तित्व परिचय से हम जानें। इनके व्यक्तित्व परिचय की अगर बात की जाए तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समाज के पिछड़े वर्ग के प्रति सजग और दायित्वबोध तथा उनके हितों के लिए निरंतर सचेत एवं बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इन्हें गहरी समझ थी।
भारतीय परंपरा के प्रति इनमें गहरा अनुराग दिखाई पड़ता था। लोकतंत्र में इनकी निष्ठा अत्यंत गहरी थी। मानवतावादी आदर्शों पर टिकी हुई सामाजिक बराबरी और सद्भाव की आकांक्षा इनके भीतर सदैव बनी रही। भोला पासवान शास्त्री बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता थे। राजनीतिक हलकों में इनका बड़ा आदर एवं सम्मान है। बिहार के प्रबुद्ध नागरिकों, राजनीतिक कर्मियों एवं बुजुर्ग पत्रकारों के बीच अपनी सादगी, लोकनिष्ठा, देशभक्ति, पारदर्शी ईमानदारी एवं विचारशीलता के लिए यह दुर्लभ उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं। सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति करने वाले तपे तपाए राजनेता थे। राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में बिहार के एक पिछड़े हुए सुदूर अंचल के वंचित वर्ग से उठकर राज्य एवं देश के ऊंचे राजनीतिक पदों पर आसीन हुए। बौद्धिक, नैतिक योग्यता और व्यक्तिगत गुणों के बल पर ही ये आगे बढ़े और राजनीति में इतने सक्रिय हुए। व्यक्ति, जाति या समुदाय की राजनीति न कर अपितु संपूर्ण समाज एवं उसकी मुख्य धारा की इन्होंने राजनीति की। तो बच्चों, हमने भोला पासवान शास्त्री जी के व्यक्तित्व को जान लिया है। इनका व्यक्तित्व, इनकी छवि अत्यंत ही ईमानदार थी। ये पारदर्शी थे और इन्होंने जाति, धर्म, विशेष समुदाय से ऊपर उठकर राजनीति की है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया। तो बच्चों, इन्होंने एक यात्रा भी की, यात्रा जो कि उनके जीवन की अत्यंत स्मरणीय घटना है। उनके जीवन में बहुत ही स्थान रखता है उनकी यह यात्रा। निश्चित तौर पे जिस यात्रा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वे आपके पाठ्य पुस्तक में उसी नाम से भी संकलित है। नाम है मेरी वियतनाम यात्रा। तो निश्चित तौर पे भोला पासवान शास्त्री जी की यह यात्रा है। कहाँ की यात्रा है? तो वियतनाम की यात्रा है। तो आइए हम पहले इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत हमें सीख दी है, हमें अपने अनुभवों को साझा किया है हमारे साथ, उसे जान लेते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि यात्रा वृत्तांत कहते किसे हैं और पासवान शास्त्री जी ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसके भीतर क्या क्या चीज़ें हैं। आइए पहले हम इसका वाचन करते हैं और फिर हम इसे एक एक कर समझेंगे। पाठ की शुरुआत इस प्रकार करते हैं शास्त्री जी। कहते हैं, स्मृति पर जोर डालने पर लगता है कि बात कोई 40 वर्ष पहले की है। हो सकता है 2-4 वर्ष और पहले की हो। एक दिन बड़े अलस और अन्वयस्क भाव से हिंदी की किसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलट पलट कर रहा था। हठात एक पन्ने पर पेंसिल स्केच की एक तस्वीर दिखी। बड़ा दुबला पतला, सादगी का नमूना एक आदमी, लेकिन व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरणाप्रद, चमत्कारी, तेजस्वी और मैजेस्टिक। फेफड़ों में प्राणवायु फूंकने वाला महामानव, कोई मसीहा, राजनीतिक फकीर जैसा, सभ्य सांची। उनकी लहसुन नुमा दाढ़ी बड़ी फबती थी। उनकी बाहर की आकृति से भीतर की प्रतिकृति परिलक्षित हो रही थी। देखकर लगा जैसे मैंने कोई निधि पाली हो। सद्य स्नात सा चित्त प्रसन्न हो उठा। वे कौन हैं, कहाँ के हैं और क्या हैं, जानने की सुधि भी नहीं रही। देखता ही रह गया उस तस्वीर को। उतने ही कलात्मक ढंग से उस तस्वीर के नीचे छोटे और पतले हरफों में लिखा था, हो ची मिन। इतने वर्ष पहले देखी हुई उस तस्वीर की जीवंतता तथा प्रभावकारिता बराबर मेरे मानस पटल पर अंकित रही है। वह तस्वीर
अंतः सलीला फल्गु नदी की तरह मेरे हृदय को सींचती रही। बच्चों, इस अंश तक इस अनुच्छेद में हमने यह जाना कि एक दिन अचानक मासिक पत्रिका को उलटते हुए उन्हें एक तस्वीर दिखाई दी। किन्हें? भोला पासवान शास्त्री जी को। उस तस्वीर को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके भीतर एक अंतः सलीला नदी, जो फल्गु नदी को उन्होंने कहा है, वह प्रवाहित होने लगी। अंतः सलीला किसे कहते हैं? सलील का अर्थ होता है जल और अंतः का अर्थ होता है भीतर। भीतर ही भीतर जो जल प्रवाहित हो उसे अंतः सलीला कहते हैं। और यह फल्गु नदी के लिए इसलिए कहा गया है कि फल्गु नदी गया में है और उसके विषय में कहा जाता है कि यह नदी ऊपर से सूखी रहती है, किंतु भीतर ही भीतर उसमें पानी होता है और वो बहती है। भोला पासवान शास्त्री के भीतर भी जैसे ही उन्होंने वह तस्वीर देखी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक अंतः सलीला नदी उनके भीतर प्रवाहित होने लगी। वह तस्वीर किसकी थी? तस्वीर थी हो ची मिन्ह की। उनके काया के बारे में भी उन्होंने लिखा अपनी लेखनी से कि उनकी लहसुन नुमा दाढ़ी थी, वे महामानव और फ़कीर की तरह लग रहे थे, सब्यसाची की तरह। सब्यसाची किसे कहते हैं? सभ्य का अर्थ होता है बाएं। बाएं और दाएं दोनों हाथ से जो अपने कार्य को साध लेता है उसे सब्यसाची कहते हैं। अर्जुन के लिए यह शब्द प्रयुक्त भी होता है। तो आगे हम देखते हैं कि कई 40 वर्ष पहले की वे स्मृति याद कर रहे हैं और कहते हैं कि हो सकता है 2-4 वर्ष पूर्व और की यह बात रही हो। तो 40 वर्ष पहले का स्मरण करके और इन चीज़ों को लिखना और उसे याद करना ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और आपने देखा होगा कितनी बखूबी से भोला पासवान शास्त्री जी ने इसे लिखना प्रारंभ किया है। आइए आगे के अनुच्छेद को देखते हैं। वे कहते हैं, कुछ दिनों बाद उस महान विभूति की कहानी पढ़ने को मिली। आज से लगभग 90 वर्ष पहले, जब वियतनाम विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था और उसकी अपनी राष्ट्रीयता अंधकार से ढकी हुई थी, उन्हीं दिनों वहाँ की भूमि पर उस महान पुरुष का जन्म हुआ था। उन्होंने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। इसके लिए उन्होंने क्रांति, बलिदान और त्याग का पैगाम दिया। इसलिए वे विश्व दृष्टा भी कहलाए और विश्व विश्रुत भी हुए। इसमें संदेह नहीं कि उनका जीवन कभी नहीं सूखने वाले प्रेरणा स्रोत के समान बना रहेगा और मानव मात्र को त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। दिन बीतते गए। जब बिहार से दिल्ली आया तो सबसे पहले मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला। बड़ा आनंद आया। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। अब जब कभी कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है, वहाँ चला जाता हूँ। बच्चों, इस अनुच्छेद में हमने देखा कि भोला पासवान शास्त्री जी ने हो ची मिन्ह के विषय में बताया है कि हो ची मिन्ह एक प्रेरणा स्रोत थे। वह विश्वविख्यात हुए। उनके भीतर मानवता थी। साथ ही साथ बताया भोला पासवान शास्त्री जी ने कि उनकी पहली विदेश यात्रा जब बिहार से वे निकले तो वह मॉरिशस थी और इसके बाद वे एक एक करके कई विदेश यात्राएं किए। उन्होंने यह भी बताया कि हो ची मिन्ह के व्यक्तित्व, उनके चित्र और उनकी कहानियाँ पढ़कर उनके ऊपर बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ा था। आइए
आगे के अनुच्छेद में और देखते हैं कि वे क्या लिखते हैं। वे कहते हैं कि भरसक प्रयत्न करता हूँ कि अवसर को हाथ से न जाने दूँ। वियतनाम की यात्रा के बारे में भी यही बात है। मेरी जीवन यात्रा के लगभग 10 दिन वियतनाम में बीते हैं। समय पर घोषणा हुई, मित्रों ने यात्रा शुभ हो कहकर विदा किया। हम एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 में आ गए। फिर अंतिम घोषणा हुई, विमान धीरे धीरे रनवे पर बढ़ने लगा। रफ्तार तेज होती हुई जान पड़ी और देखते देखते उसने धरती से अपना नाता तोड़कर आसमान से अपना संबंध जोड़ लिया। फिर अपनी गति को तेज करता हुआ आकाश मार्ग से बैंकॉक की ओर चल पड़ा। बैंकॉक तक बिना रुके उड़ान करनी थी। जिंदगी का हर कदम मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। चिंतन की इसी पृष्ठभूमि से मेरी वियतनाम की यात्रा शुरू हुई। धरती के शोरगुल, भाग दौड़, अस्त व्यस्तता से हजारों फीट ऊपर आसमान के स्वच्छ शांत वातावरण में जीवन की न मालूम कितनी मधुर स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर तितली की तरह उड़ती हुई आ जा रही थीं। बच्चों, हमने इस अंश में देखा कि भोला पासवान शास्त्री जी ने अपनी विदेश यात्रा का जिक्र किया है। इन्होंने इससे पहले के अनुच्छेद में वियतनाम के बारे में हो ची मिन के विषय में बताया। साथ ही साथ यह भी बताया कि इनकी पहली विदेश यात्रा मॉरिशस थी और उसके बाद जो उन्होंने यात्रा की वह यात्रा थी वियतनाम के लिए। वियतनाम की यात्रा उन्हें इसलिए भी अधिक आकर्षक और जिज्ञासापरक लगी क्योंकि उन्होंने हो ची मिन के विषय में पहले से ही जान लिया था। उन्होंने एक पंक्ति भी लिखी है कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना तब तक पनप नहीं सकती जब तक आपके भीतर राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। यानी पहले आप अपने देश से जुड़ेंगे, तब जाकर के फिर अन्य देश और वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके भीतर आएगी। इस अंश में भोला पासवान शास्त्री जी ने क्रम से लिखना शुरू किया है, बिल्कुल क्रम से, कि पहली विदेश यात्रा मॉरिशस और दूसरी विदेश यात्रा वियतनाम। वियतनाम जाने के लिए वे बिहार से दिल्ली गए और दिल्ली से एयर विमान में चढ़े बोइंग 707, जिसने वियतनाम के लिए उनकी पहली उड़ान भरी। लेकिन वियतनाम वहाँ नहीं जाया जाता है सीधे, पहले थाईलैंड बैंकॉक की ओर जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पहली उड़ान बैंकॉक के लिए भरी थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि आप जब यात्रा शुरू करते हैं तो आपकी सांसें बीच में भी रुक सकती हैं, मंजिल तक पहुंचने से पहले सांसें रुक सकती हैं। तो उन्होंने यह अनुभव किया था विमान में चढ़ने के बाद, लेकिन बहुत उत्सुकता से वे बैंकॉक का नज़ारा ऊपर ही ऊपर देखते रहें। धरती के शोरगुल से उन्हें ऊपर उठकर आसमान के स्वच्छ एवं अनभ्र वातावरण में। आइए आगे देखते हैं वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह मैं अपनी भूली बिसरी यादों में गोते लगाता रहा। अचानक कान में कुछ दर्द महसूस हुआ। विमान यात्रा में प्रायः मैं कान के दर्द का शिकार हो जाता हूँ। कारण समझने में विशेष देर नहीं लगी। विमान धीरे धीरे हजारों फीट ऊंचाई से नीचे आ रहा था। दूर तक फैली बिजली की रोशनी दिखाई पड़ी। कोई बड़ा शहर मालूम पड़ता था। घड़ी देखी, विमान के बैंकॉक पहुंचने का समय हो रहा था। जहां तक दृष्टि पहुंच सकती थी, मैंने विमान से बैंकॉक को देखने की कोशिश की। हॉस्टेस ने सीट बेल्ट बांध लेने और कुर्सी पर सीधा बैठने की घोषणा की। विमान आराम से
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। बैंकॉक तक की यात्रा सुखद रही। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तब 3 बजे रात का समय था। हम लोग की घड़ी में 1:30 बज रहे थे। यहाँ वहाँ के समय में 1.5 घंटे का फ़र्क था। हम लोगों को वियतनाम में 10 दिन ठहरना था। थाईलैंड और वियतनाम का समय मिलता है, इसलिए हम लोगों ने अपनी घड़ी को बैंकॉक टाइम से मिला लिया। बच्चों, भोला पासवान शास्त्री विमान में कब चढ़े, किस विमान में चढ़े, इसकी बात उन्होंने की थी पिछले अनुच्छेद में, और इस अनुच्छेद में क्रमशः उन्होंने विमान में बैठने के बाद का अनुभव बताया है। पहला अनुभव बताया कि वे कहाँ से रवाना हुए, किस विमान से रवाना हुए, और इस अनुच्छेद में इन्होंने बताया कि विमान में बैठने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि प्रायः उनके कान में दर्द हो जाता है जब भी वे विमान की यात्रा करते हैं, जब भी वे ऊंचाई पर चले जाते हैं। ऊंचाई पर जाने पर अक्सर ऐसा होता है। आगे वे बताते हैं कि उन्होंने जैसे ही बैंकॉक शहर को ऊपर से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि बैंकॉक पहुंचने के समय पर एकदम बिल्कुल वही समय पर विमान भी वहां उन्हें पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो उन्होंने यह जाना कि भारत और बैंकॉक का समय में केवल 1.5 घंटे का फ़र्क है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि थाईलैंड और वियतनाम का समय एक है, इसलिए उन्होंने बैंकॉक टाइम से अपनी घड़ी मिला ली। बच्चों, यह हमारे भीतर भी उत्सुकता होती है। जब हम बाहर विदेश किसी अपने देश से छोड़कर किसी अन्य देश में जाते हैं तो वहाँ के समय और हमारे समय में कितना अंतर है, यह जानने की उत्सुकता हमारे भीतर बनी रहती है। बहुत करीब से भोला पासवान शास्त्री जी ने इस चीज़ को भी कोट किया है कि समय में कितना फ़र्क था। 1.5 घंटे का फ़र्क है। ये एक सामान्य ज्ञान के लिहाज से भी बहुत अच्छी बात है कि बैंकॉक और भारत के समय के बीच में 1.5 घंटे का फ़र्क है, लेकिन बैंकॉक और वियतनाम के समय में फ़र्क नहीं है। चलिए आगे के अनुच्छेद को देखते हैं। आगे भोला पासवान शास्त्री जी कहते हैं कि अपना अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और बैंकॉक में ठहरने के लिए वह फॉर्म जो दिल्ली में विमान पर बैठने के समय भरकर अपने पास रखा था, जांच आदि के लिए भारतीय दूतावास के पदाधिकारियों के जिम्मे कर दिया। एयरपोर्ट से शहर लगभग 19 किलोमीटर है। पहुंचने में लगभग पौन घंटा लग गया। गनीमत समझिए कि अधिकांश यात्री पहले ही एयरपोर्ट से शहर के लिए प्रस्थान कर चुके थे, नहीं तो घंटों लग सकते थे। सड़क काफ़ी चौड़ी और बड़ी अच्छी है। मालूम हुआ वह सुपर नेशनल हाईवे है। हम लोगों के ठहरने के लिए होटल ओरिएंट में प्रबंध किया गया था। वह होटल बैंकॉक के सबसे अच्छे आधुनिक होटलों में से एक है। कमरा ठीक ठाक करने में करीब पौन घंटा लग गया। वहाँ भी अपना नाम, राष्ट्रीयता और पासपोर्ट का नंबर लिखकर होटल के अधिकारियों को देना पड़ा। बच्चों, इस अनुच्छेद में जो होटल की प्रक्रिया होती है पहुंचने के बाद, शास्त्री जी ने इसका जिक्र किया है। बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं वो। विमान का उन्होंने अनुभव दिया पिछले अनुच्छेद में। इस अनुच्छेद में बताया कि विमान से उतरने के पश्चात उन्होंने सुपर नेशनल हाईवे के रास्ते से, जो कि काफ़ी वह सड़क लंबी और चौड़ी और स्वच्छ थी, उस रास्ते वे एक होटल ओरिएंट में पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना पासपोर्ट, राष्ट्रीयता, वीज़ा ये सब होटल के अधिकारियों को दिया। दूतावास के लोग उनसे मिलने भी आए। उन्होंने बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया के तहत इस बात को लिखा कि वे रात के 3 बजे पहुँचे थे और ऐसी क्रियाकलाप करने के बाद वे रात होटल में, ओरिएंट होटल में ठहरे। आगे वे कहते हैं कि मुझे 251 नंबर का कमरा मिला। वह 3री मंजिल पर था। लिफ्ट द्वारा सामान कमरे में पहुंचा दिया गया। बड़ी थकावट थी। कमरा वातानुकूलित था, काफ़ी ठंडा। आते ही बिछावन पर
पड़ा रहा। बड़ी गहरी नींद सोया। सवेरे 9 बजे आँख खुली। बिछावन पर आज का बैंकॉक पोस्ट रखा था। उसे एक बार सरसरी नज़र से देखा। इस बीच सुरजीत ने जल्दी से तैयार होकर होटल के स्वागत कक्ष में पहुंचने के लिए फ़ोन किया। 10-11 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचना आवश्यक था। हम लोग बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आ गए। सामान उतारा गया। तब तक हमें लाउंज में बैठाया गया। विमान प्रतीक्षा कर रहा था। आज हम लोग हानोई के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। मुझे खुशी हो रही थी। सब ठीक ठाक हो गया। दोनों दूतावास के लोग विदाई स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। घोषणा हुई। हम लोग एक विशेष रास्ते से हांगकांग वियतनाम विमान के पास लाए गए। वियतनामी भाषा में हांग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा होता है। अंग्रेजी में इसको एयर वियतनाम कहेंगे। बच्चों, इसी क्रम में वे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे 251 नंबर का कमरा मिला। थक जाने के कारण मैं सो गया, लेकिन सुरजीत जो उनके साथ थे उन्होंने तुरंत उन्हें फ़ोन करके जगाया और बताया कि 10-11 बजे उन्हें वापस बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचना है और वहीं से हानोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है, वहां के लिए प्रस्थान करना है। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत दोनों दूतावास के लोगों ने एक दूसरे से स्वागत किया, विदाई भी ली और तत्पश्चात वे हानोई के लिए रवाना होने के लिए एयर विमान में बैठे, जो कि हांगकांग के नाम से जाना जाता है। हांगकांग एयर विमान। हांग का अर्थ मार्ग होता है और खोंग का अर्थ हवा, यानी हवा मार्ग से एयर विमान, जो वियतनामी भाषा में कहा गया, उसी एयर विमान से वे हानोई के लिए प्रस्थान किए। तो बच्चों, इस प्रकार अभी तक के अनुच्छेद में, अभी तक के अंश में, जिसे हम भाग 1 कहेंगे, हमने यह जाना कि भोला पासवान शास्त्री हैं कौन, और वे एक मासिक पत्रिका पढ़ने के क्रम में उन्होंने हो मी चिन्ह को जाना था। उसके बाद उन्हें वियतनाम जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ और किस प्रकार वे बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बैंकॉक और बैंकॉक से हानोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है, वहाँ के लिए उन्होंने एयर विमान से उन्होंने मार्ग तय किया, सफ़र तय किया। आगे वे वियतनाम में पहुँचने के बाद क्या करते हैं और क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये हम अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।